चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। हम लोगों ने एसबीआईएल में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, वो पब्लिक कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, ओपीसी के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। निधि कंपनी के बारे में आज से हमको डिस्कस करना है। अब निधि कंपनी क्या होती है मेरे बच्चे? निधि कंपनी का मतलब होता है, वैसे इसको प्यार से निधि बोलते हैं, निधि कंपनी तो पहले बोलते थे, अब इसको क्या बोलते हैं? निधि। निधि का मतलब क्या होता है? फंड। यानी कि निधि का मतलब होता है फंड। फंड मतलब क्या होता है? निधि कंपनी हमेशा अपने मेंबर के बेनिफिट में काम करती है। जिस मेंबर के पास एक्सेस अमाउंट है उससे डिपॉजिट के रूप में ले लेती है, और जिसके पास पैसे की कमी है उसको किसके रूप में बांट देती है मेरे बच्चे? लोन के रूप में बांट देती है। बोलो आया समझ में? तो निधि कंपनी का काम ठीक है, लोन देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे? The primary object of Nidhi is to carry on the business of accepting, depositing and lending money to the member only. ध्यान रखना ये सिर्फ किसके फेवर में काम करती है? मेंबर। आउटसाइडर्स के फेवर में काम नहीं करती। यानी कि मेंबर मतलब शेयर होल्डर, सिर्फ शेयर होल्डर के साथ ही डील। निधि हमेशा शेयर होल्डर्स के साथ डील करती है, आउटसाइडर्स के साथ डील। अच्छा, आपसे पैसे लिए और अपने ही मेंबर को लोन के रूप में पैसा दिया। अब जिनको पैसा देगी ना उनसे प्रॉपर्टी गिरवी रखवाएगी। क्या गिरवी रखवाएगी मेरे बच्चे? प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, है ना, ये सब गिरवी रखाएगी। तो निधि मीन्स विच इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। यानी कि ऐसी कंपनी जो अपने मेंबर में सेविंग करने की आदत को बढ़ावा देती है कि तुम सेविंग करते जाओ, पैसे सेव करो और सेव पैसे मेरे पास लेके आओ, और मेंबर को किसके रूप में देती है मेरे बच्चे? लोन के रूप में। किसके रूप में देती है? मेंबरशिप। मेंबरशिप कौन बन सकते हैं? सिर्फ इंडिविजुअल। बॉडी कोऑपरेट ट्रस्ट इसके मेंबर बन नहीं सकते। निधि सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर वगैरह इशू। ठीक है सर, ऐसा क्यों? निधि हमेशा अपने मेंबर के फेवर में काम करती है, उनके बेनिफिट में, यानी कि इक्वलिटी के राइट पे काम करती है। इक्वलिटी का मतलब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के बेसिस पे क्या करती है मेरे बच्चे? काम करती है समानता के बेसिस पे। तो इसलिए प्रेफरेंशियल्स इशू करेंगे तो भैया पार्शियलिटी हो जाएगी ना, उनको पहले डिविडेंड मिलता है। डिवेंचर इशू करेंगे तो पहले उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सिर्फ इक्विटी शेयर्स इशू करती है ताकि पार्शियलिटी ना हो। और जो भी शेयर्स होंगे, इक्विटी शेयर्स होंगे, उसकी फेस वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम 10 रुपए। फेस वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम। शेयर्स इशू करने के ऊपर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगता। निधि कंपनी एक डिपॉजिट होल्डर, जैसे मान लो तुम अगर निधि कंपनी को डिपॉजिट देना चाहते हो, मैंने पता है निधि कंपनी का काम क्या होता है? डिपॉजिट लेना, लोन देना। तो जिनसे भी डिपॉजिट लेगी वो कौन होगा? मेंबर। लेकिन मेंबर मतलब शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब चाहे एक भी शेयर्स ले रखा हो नहीं, अगर वो डिपॉजिट होल्डर है तो उसके पास कम से कम कितने शेयर्स होने चाहिए? 10। अब 10 रुपए की फेस वैल्यू, 10 शेयर्स कितने रुपए के हो गए? 100 रुपए। यानी कि कुल मिला के आपको 100 रुपए के क्या खरीदने पड़ेंगे? शेयर्स। 100 रुपए के क्या खरीदने? लेकिन निधि कंपनी का शेयर ही 100 रुपए का है। मिनिमम फेस वैल्यू 10 रुपए, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। निधि कंपनी का शेयर ही 100 रुपए का है तो एक ले लेना। कुल मिला के आपके पास कितने रुपए के शेयर्स होने चाहिए? 100 रुपए के। 100 रुपए के होंगे तो ही आप क्या दे सकते हैं? डिपॉजिट। फिर उसके बाद it may be noted that saving account holder and recurring deposit holder shall hold at least one equity shares of ₹10 each। समझ में आया? यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि निधि कंपनी तुमसे पैसे लेगी। पैसे कैसे लेगी? डिपॉजिट के थ्रू। अगर डिपॉजिट के थ्रू तो तुम्हें कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे? 10। लेकिन तुम सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हो, निधि के पास एफडी नहीं खुलवा रहे। क्या खुलवा रहे हो? जैसे बैंक में जाते हैं एफडी खुलवाना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह, तो आप एफडी खुलवाने आओगे तो कितने शेयर्स होने चाहिए? 10। सेविंग अकाउंट खुलवाने आओगे तो कितने शेयर्स होने चाहिए? 1। 10 रुपए का एक शेयर हो तो भी चलेगा। समझ में आया? लेकिन आप आरडी खुलवाने आ रहे हो। आरडी क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट। क्या होता है? आपने देखा होगा, एक होता है एफडी जिसमें अपन ने पैसे जमा करवा लिए, जा पड़ी 5 साल की, 3 साल की। एक होता है हर महीने जमा करवाना, हर महीने अपन पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, उसको बोलते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आप आरडी करवाना चाहते हैं तो भैया उसके लिए भी आपके पास कितने शेयर्स होने चाहिए? 1।
मिनिमम नेट ओन फंड, नेट ओन फंड का मतलब क्या होता है? इक्विटी शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस इंटेंजिबल असेट्स। ये कितनी होनी चाहिए? कम से कम 20 लाख। कितनी होनी चाहिए मेरे बच्चे? 20 लाख। और मिनिमम इक्विटी शेयर्स कितने होने चाहिए? 10 लाख रुपए, यानी कि मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख रुपए। माइनर इसका मेंबर नहीं बन सकता, सिर्फ नेचुरल पर्सन बन सकता है, लेकिन माइनर के बिहाफ पे गार्जियन, लेकिन माइनर खुद मेंबर। समझ में आया? ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। पीएस का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स है। निधि कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। निधि हमेशा किसके फेवर में काम करती है? मेंबर के फेवर में काम करती है। निधि प्राइवेट कंपनी के रूप में नहीं बन सकती, तो हमेशा किसके रूप में बनेगी? पब्लिक कंपनी के रूप में। और निधि के नाम के पीछे क्या लगता है मेरे बच्चे? निधि लिमिटेड। क्या लगता है मेरे बच्चे? और निधि कंपनी कभी भी करंट अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकती। तो निधि कंपनी क्या कर सकती है? सेविंग अकाउंट, आरडी, एफडी, लेकिन करंट अकाउंट खोल डायरेक्टर। शेयर होल्डर ही क्या बन जाएंगे? डायरेक्टर। कौन बन जाएगा डायरेक्टर? शेयर होल्डर ही क्या बन जाएंगे? डायरेक्टर। डायरेक्टर कितने समय के लिए डायरेक्टर बनेगा मेरे बच्चे? 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स मैक्सिमम। कितने साल के लिए? 10। सर 10 साल बाद उसको जाना पड़ेगा। सर उसको फ्यूचर में कभी रीअपॉइंट 2 साल के गैप के बाद। कितने साल के गैप के बाद? जैसे 10 साल के लिए बनाया, 11वें साल में उसको हटा दिया, 12वें साल में भी हटा दिया, नहीं है, 13वें साल में वापस से रीअपॉइंट कर सकते हैं, है ना? 2 साल के गैप के बाद रीअपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। हो गया? अब निधि कंपनी डिविडेंड कितना दे सकती है? डिविडेंड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। निधि कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी? प्रॉफिट। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? 25% एक साल में। इससे ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, तो निधि कंपनी मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकती है मेरे बच्चे? 25। ठीक है। अब निधि कंपनी के फंक्शंस, निधि कंपनी के फंक्शंस क्या है मेरे बच्चे? फंक्शंस तो दो ही है मेरे बच्चे, एक तो डिपॉजिट लेना और लोन देना। सिर्फ किसको? मेंबर को। डिपॉजिट लेना और लोन देना सिर्फ किसको मेरे बच्चे? मेंबर को। तो डिपॉजिट, डिपॉजिट कैसे लेती है मेरे बच्चे? एफडी या फिर आरडी। अपन ने पढ़ा एफडी या फिर, तो एफडी मिनिमम कितने महीने की? 6, मैक्सिमम कितने महीने की? 60। और आरडी कितने महीने की? मिनिमम 12 महीने की, मैक्सिमम 60। मतलब 5 साल से ज्यादा की ना एफडी ले सकती है ना 5 साल से ज्यादा की आरडी। लेकिन एफडी का मिनिमम पीरियड 6 महीने है और आरडी का मिनिमम पीरियड 12 महीने है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? यानी कि मैंने आप लोगों से पैसा लिया तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। फ्री में तो ना लिया है, ब्याज दूंगा। तो कितना ब्याज दूंगा? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने जिसने बताइए? आरबीआई ने। किसने बताइए? अब मेरे पास पैसा इकट्ठा हो गया, तुम लोगों से पैसा आ गया मेरे पास, मेरे पास पैसा इकट्ठा हो गया। अब मैं वही पैसा किसको दूंगा? मेंबर को दूंगा लोन के रूप में। किसको दूंगा मेरे बच्चे? मेंबर को दूंगा लोन के रूप में। तो कितना दे सकता हूं? अगर मेरे पास जो इकट्ठा किया गया डिपॉजिट है वो 2 करोड़ से कम है, तो लोन कितना बांट सकता हूं? 2 लाख रुपए मैक्सिमम। लेकिन मेरे पास इकट्ठा किया गया पैसा कितना है? 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 20 करोड़ से कम, तो कितना बांट सकता हूं? 7.5 लाख रुपए। 20 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ से कम है तो कितना बांट सकता हूं? 12 लाख। और 50 करोड़ से ज्यादा है तो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं मेरे बच्चे? 15 लाख रुपए। बोलो आया? तो ये मैं आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ, मैंने लोन दिया, किसको लोन दिया? मेंबर को। तो मेंबर से ब्याज भी लूंगा यार, जिनसे पैसा ले रहा हूं उनको ब्याज दे रहा हूं, तो जिनको लोन दूंगा उनसे भी तो ब्याज लूंगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनकी क्या होगी? तो उनकी क्या होगी? जितना रेट ऑफ डिपॉजिट है उसमें 7.5% जोड़ देंगे। जैसे मैंने आप लोगों से पैसा लिया, आपको 5% ब्याज दिया, मैंने लोन दिया, तो 5% आपको दिया, 7.5% में अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा, कितना हो गया? 12.5%। इनसे मैं 12.5% चार्ज करूंगा मैक्सिमम। इससे कम भी कर सकता हूं, लेकिन मैक्सिमम कितना चार्ज करूंगा? 12.5। मतलब कैसे? जितना आपको पे करूंगा उसमें कितना जोड़ना है? 7.5%। बोलो आया? नोट डाउन कर लो इसको सभी का। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लिया याद से। अब देखो,
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ब्रांचेस। क्या निधि कंपनी अपनी ब्रांचेस खोल सकती है? क्या निधि कंपनी अपनी ब्रांचेस खोल सकती है यदि उसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले 3 सालों का पॉजिटिव हो कंटिन्यूसली, मतलब पिछले 3 साल से उसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया हो। और निधि कंपनी कितनी ब्रांचेस खोल सकती है? 3, वो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं खोल सकते। एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी ब्रांचेस खोल सकते हो? 3। अगर आप 3 से ज्यादा ब्रांचेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट खोलना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट से बाहर कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो आपको रीजनल डायरेक्टर की क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल। यानी कि अगर आपको 3 से ज्यादा ब्रांचेस ओपन करनी है, कितने से ज्यादा? 3 से ज्यादा ब्रांचेस ओपन करनी है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे? आप लोगों को रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल। अब रीजनल डायरेक्टर कौन होता है? मैंने बताया था आरओसी से ऊपर, आरओसी से ऊपर की अथॉरिटी कौन है मेरे बच्चे? रीजनल डायरेक्टर। उसकी अप्रूवल लेनी है तो ऑनलाइन कौन सी एमसी की वेबसाइट पे जाएंगे, कौन सा फॉर्म फिल करेंगे? एनडीएच, एमडीएच नहीं, एनडीएच, निधि का शॉर्ट फॉर्म है एनडीएच 2 में विथ फीस। हम किसके पास फाइल कर देंगे मेरे बच्चे? आरडी के पास, एज वेल एज आरओसी के पास भी इसकी इंटीमेशन 30 दिन में दे देंगे जब से हमने नई ब्रांच ओपन करी। देखो, ब्रांच ओपन करने से पहले किसकी अप्रूवल? आरडी। आरडी ने बोला तथास्तु करो, ओपन करो, फिर अपन नई ब्रांच ओपन करेंगे। ब्रांच ओपन करने के बाद 30 दिन में किसको इन्फॉर्म कर देंगे? आरओसी को। बोलो आया? ठीक है। निधि स्टेट के बाहर ब्रांच नहीं खोल सकती, तो पहले अपन ने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3, अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 से ज्यादा तो आरडी की अप्रूवल। डिस्ट्रिक्ट से बाहर खोलना है, सिटी से बाहर खोलना है तो भी आरडी की अप्रूवल। लेकिन कभी भी स्टेट से बाहर, अगर आप एमपी में बने हुए हो तो एमपी के अंदर अंदर जितने भी सिटीज हैं वहां आप खोल सकते हैं, लेकिन उससे बाहर। निधि शेल नॉट ओपन ब्रांचेस अनलेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, तुम ब्रांचेस तब ओपन कर सकते हो तुम जब तुमने टाइम पे ही, फुल्ली टाइम पे प्रॉपरली रिटर्न फाइल करे हो आरओसी के पास। अगर आप ब्रांच कोई क्लोज करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो ब्रांच, तो आप बंद कर सकते हैं। पहले आप ये बताएं, आपके एग्जिस्टिंग डिपॉजिट होल्डर का पेमेंट कैसे करोगे? ऐसे मुंह आपके सोचने से नहीं होगा कि निधि, या सीधी सी बात, निधि कंपनी ने पब्लिक से पैसा ले रखा है, मेंबर से पैसा ले रखा है, भाई चुका तो लो, फिर ब्रांच बंद करना। ऐसे ब्रांच बंद? तो पहले आप प्लान बताओ कि किस तरीके से आप अपनी डिपॉजिट होल्डर का पे ऑफ करेंगे। फिर आपको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? रीजनल डायरेक्टर की, क्योंकि बनाने की अनुमति भी किसने दी थी? रीजनल डायरेक्टर। बंद करने की भी अनुमति किससे लेनी है? रीजनल डायरेक्टर। कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन भेजेंगे मेरे बच्चे? NDH2 में। कौन से फॉर्म में भेजेंगे? NDH2। क्लोज करने के कम से कम 30 दिन पहले, सॉरी 60 दिन पहले। क्लोज करने के कितना समय पहले? 60 दिन पहले। क्लोज करने के कितना समय पहले? 60 दिन पहले। रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल मिलने के बाद हम न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे मेरे बच्चे, क्लोज करने के 30 दिन पहले। देखो, क्लोज करने के 60 दिन पहले किसकी अप्रूवल? क्लोज करने के 30 दिन पहले किस में पब्लिश कर देंगे? न्यूज़पेपर में। सभी को बताएंगे कि हम अपनी ब्रांच बंद करने वाले हैं, और फिर आरओसी को कितने समय में इंटीमेट कर देंगे? 30 दिन में, क्लोज करने के बाद। एक बार रीड करके देखो, ये ब्रांचेस का आईएमपी है, एग्जाम में पूछ सकता है। ब्रांचेस वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों से। देखो क्या पढ़ा अपन ने? निधि कंपनी, निधि कंपनी का सेक्शन कौन सा है कंपनी लॉ में? 406। निधि कंपनी कौन सी कंपनी का पार्ट है? पब्लिक कंपनी, इसलिए लिमिटेड है। अपने नाम के पीछे निधि लिमिटेड है, तो लिमिटेड तो है ना, पब्लिक कंपनी, निधि लिमिटेड आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने मेंबर्स की सेविंग करने की आदत को बढ़ावा देना और मेंबर को लोन के रूप में पैसा देना। मेंबरशिप कैसे? मेंबरशिप मतलब शेयर होल्डर। पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए? 10 लाख। इंडिविजुअल क्या बन सकते हैं? मेंबर। मिनिमम मेंबर कितने हैं? माइनर का भी मेंबर, लेकिन गार्जियन के थ्रू
नेट ऑन फंड कितनी होनी चाहिए? 20 लाख। फेस वैल्यू कितनी? 10 रुपए। एक डिपॉजिटर के पास कितने शेयर्स चाहिए? 10, 100 रुपए के बराबर। लेकिन सेविंग अकाउंट और आरडी के लिए कितने शेयर्स चाहिए? एक ही। रेस्ट्रिक्शन क्या है? प्राइवेट कंपनी के रूप में नहीं बन सकती, तो किसके रूप में बन सकती है? पब्लिक। प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर इशू, करंट अकाउंट ओपन, डायरेक्टर मैंने बताई दिया आप लोगों को, डिविडेंड कितना? 25, फंक्शन बताई दिया मैंने आप लोग को, ब्रांचेस। ब्रांचेस कब ओपन कर सकते हैं? जब पिछले 3 साल से आपने क्या कमाया हो? प्रॉफिट। स्टेट से बाहर कभी ब्रांच ओपन? ब्रांच ओपन करने के बाद 30 दिन में किसको इन्फॉर्म करोगे? और क्लोज करने के 60 दिन पहले किसकी अप्रूवल? और क्लोज करने के 30 दिन पहले किस में पब्लिश करेंगे? न्यूज़पेपर में। और क्लोज करने के बाद 30 दिन में किसको इन्फॉर्म कर देंगे? तो ये क्लोज करने वाला फ्लो चार्ट बना लो, बाकी सब तो ऊपर अपने बने हुए हैं। क्लोज करने वाला ये फ्लो चार्ट आपके बुक में, नोट्स में, जो नोट्स थे अपने, उसके पास में ये फ्लो चार्ट बना के रखो। हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन 8 कंपनी। अब देखो सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो ये कंपनी क्या करती है मेरे बच्चे? इस कंपनी का फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पब्लिक की सेवा करना। इसके नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड। तो देखो ये कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, चैरिटेबल, ये सारे काम करना। फिर उसके बाद ये कंपनी कभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। ये कंपनी बनानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर किसके पास है? आरओसी के पास। और इनके नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगता नहीं है। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अब सुनो, हमने क्या देखा? ये कंपनी बनानी है तो क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। लाइसेंस मिलने के बाद ही आपके नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लगा। अगर ये प्रूफ हो जाता है, क्या प्रूफ हो जाता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि हाँ इसने कंडीशन फुलफिल कर दी और इसको लाइसेंस दे दिया जाए, तो लाइसेंस दे भी दिया, तो अब तुम्हारे नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लगेगा। लेकिन फ्यूचर में कभी भी आपने वो कंडीशन ब्रेक कर ली तो उसने लिख के दिया पब्लिक की सेवा करनी है, उसने लिख के दिया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अगर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो, नाम के पीछे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगा दिया तो, प्रॉफिट अर्न करने लग गए तो, जो ऑब्जेक्टिव बताया गया उसमें नहीं कर रहे काम, तो आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? रिवोक। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट लिमिटेड कंपनी हैज बीन फॉर्म विथ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि आप ऊपर लिखे हुए ऑब्जेक्टिव के लिए ही बने हुए हैं, तो आपको लाइसेंस ग्रांट कर देगा। क्या ग्रांट कर देगा मेरे बच्चे? और आपको अपने नाम के पीछे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि आपका लाइसेंस रिवोक कर सकता है। रिवोक मतलब खंडित, कैंसिल कर देना, यदि आपने दी गई कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, इस सेक्शन का कंप्लाई नहीं किया, तो आपकी लाइसेंस क्या हो जाएगा? रिवोक। और आपके नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड क्या कर दिया जाएगा? ऐड। बोलो आया क्या? लेकिन ये सब ऑर्डर पास करने से पहले आपको क्या दिया जाएगा? सुनवाई का मौका। समझ में आया? किसका मौका दिया जाएगा? सुनवाई का मौका। अगर लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में, क्या लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में, कि इस कंपनी का क्या हो जाना चाहिए? वाउंड अप। क्या हो जाना चाहिए? तो वाइंड अप कर देंगे। या तुम्हारी कंपनी क्या हो जानी चाहिए? अमलगमेट। क्या होनी चाहिए? तो अमलगमेट। यानी कि एनसीएलटी के पास, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि तुमने कंडीशन तो ब्रेक कर ली, लाइसेंस तो रिवोक हो ही गया, अब आगे की कहानी पब्लिक इंटरेस्ट में क्या तुम्हारा वाइंड अप कर दे, या तुम्हारा अमालगमेशन किसी और के साथ। अमालगमेशन मतलब तुम्हारी कंपनी बेच दे किसी और को, ठीक है? तो क्या बेच सकते हैं? क्या वाइंड अप कर सकते हैं? तो पहले वाइंड अप। अगर वाइंड अप का ऑर्डर पास होता है तो तुम्हारी एसेट्स को बेचा जाएगा और लाइबिलिटी वालों को क्या किया जाएगा?
पेमेंट। ठीक है, तो तुम्हारा एक तरह से पूरा वाइंड अप होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अनुसार। लेकिन अगर एनसीएलटी सेंटर गवर्नमेंट ऑर्डर पास करता है कि तुम्हारा अमलगमेशन किसी दूसरी कंपनी के साथ होना चाहिए, तुम्हारी कंपनी बेच देनी चाहिए दूसरी कंपनी को, तो ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान से देखना, अंडरलाइन कर लेना इस चीज को, तुम्हारा अमलगमेशन सिर्फ उसी कंपनी के साथ होगा सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली, यानी कि वो भी सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए। जिस ऑब्जेक्टिव में तुम हो उसी ऑब्जेक्टिव में वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर आपने कंडीशन ब्रेक करी तो आपके ऊपर पेनल्टी है, और कंपनी के किसी ऑफिसर ने डिफॉल्ट किया है तो उसके ऊपर कौन सी पेनल्टी है? 447। ध्यान से देखना, 447 की पेनल्टी आप लोगों को याद करनी है। 447 की पेनल्टी कितनी होती है? फाइन होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मैक्सिमम कितना होता है? 3 टाइम्स ऑफ फ्रॉड, और इम्प्रीजमेंट कितना है? 6 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 10 साल। हो गया। नेक्स्ट कंपनी है हमारी मेरे बच्चे प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके लिए कंपनी लॉ में अलग से दुनिया है, चैप्टर नंबर 21A, सेक्शंस भी अलग हैं, सेक्शन नंबर 378A से लेके 378ZU तक। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये कौन से बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्या क्या काम कर रही है, तो इसके ऑब्जेक्टिव किसमें लिखे हुए हैं? 378B। कौन से सेक्शन में है? 378B में। और क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? ये प्रोडक्शन में लगी हुई है, मार्केटिंग में लगी हुई है, एक्सपोर्ट करती है, किसका? प्राइमरी प्रोड्यूस का। प्राइमरी प्रोड्यूस मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उन चीजों का। प्रोसेसिंग करती है, उसको प्रिजर्व करती है मेरे बच्चे। ठीक है, प्रोड्यूस करती है अपने मेंबर के लिए, क्या? प्राइमरी प्रोडक्ट उनसे रिलेटेड। या मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई, उनको मशीन देती है ताकि वो क्या बनाए? प्राइमरी प्रोडक्ट। बेटा ध्यान रखना, इसके मेंबर भी फार्मर्स ही होते हैं, शेयर होल्डर कौन बनते हैं? फार्मर्स। फिर उसके बाद एजुकेशन। एजुकेशन मतलब वो उनको ट्रेनिंग देना, काम सिखाना, किसको? मेंबर को। मेंबर तो मतलब अपने फार्मर्स ही हैं। टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करना, उनको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना, उनको इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करना। इनमें से कोई से भी अपन को 5 पॉइंट याद करने हैं। और सेक्शन कौन सा याद करना है? एक 378B। 378B में जो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं उसमें अगर कंपनी इन्वॉल्व है तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर कंपनी। एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रोड्यूसर कंपनी के। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे बच्चे फॉरेन कंपनी। क्या है टॉपिक मेरे बच्चे? अब फॉरेन कंपनी का सिंपल सा मतलब है, फॉरेन कंपनी एक कंपनी होती है या बॉडी कोऑपरेट होती है जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया। ऐसी कंपनी या बॉडी कोऑपरेट जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया। कहां पे हुआ है मेरे बच्चे? लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है? इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है? ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया। ऐसी कंपनी या बॉडी कोऑपरेट जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ है? आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है? इंडिया। इंडिया में चाहे खुद काम करे, चाहे एजेंट के थ्रू काम करे, चाहे फिजिकली काम करे, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली काम करे, जैसे अमेजोन वगैरह, तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी। समझ में आया? ठीक है, और इसके ऊपर कितने सेक्शंस एप्लीकेबल हैं? 379 से लेके 390। आया समझ में आया? तो इसके ऊपर कितने सेक्शंस एप्लीकेबल हैं? 379 से लेके 393। 379 से लेके 393। ठीक है, अब ये सेक्शंस क्या हैं ध्यान से देखना। जो भी फॉरेन कंपनी होगी, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? 2 क्लॉज 42। और कितने सेक्शंस एप्लीकेबल हैं? 379 से लेके 393। 380 क्या बोलता है? देखो 379 में तो एप्लीकेबिलिटी है, 380 है मेन सेक्शन। 380 क्या बोलता है कि जो भी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी मतलब इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो उसको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कौन सा? FC1।
कौन सा फॉर्म फाइल करना है, किसके पास फाइल करना है, लेकिन ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 30 दिन में। जब से आपने यहाँ पे बिजनेस को स्टेब्लिश कर लिया, जैसे ही आपने बिजनेस को स्टेब्लिश कर लिया उसके कितने दिन में, जब से आपने बिजनेस को स्टेब्लिश किया उसके कितने दिन में, 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको ये नीचे लिखे हुए डॉक्यूमेंट कौन से फॉर्म में भेजने हैं, एफसी, एफसी मतलब फॉरेन कंपनी, FC1 में किसके पास फाइल करना है, तो उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट देने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट, MOA, AOA, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉरेन वाली कंपनी का, उसकी एड्रेस फॉरेन में कहां पे बिजनेस कर रही है, इंडिया में कहां बिजनेस करेगी वो एड्रेस, डायरेक्टर की लिस्ट, सेक्रेटरी की लिस्ट, फिर उसके बाद इंडिया में कौन बिजनेस को संभालेगा फॉरेन कंपनी के बिहाफ पे, उसका नाम, बिजनेस कब स्टार्ट करना है और कब, मतलब पिछली बार आपने यहाँ पे इंडिया में काम किया था तो कब ओपन किया था, कब, अभी का तो तुम बोल ही नहीं सकते ना, अभी का ये बोलोगे आज ओपन कर रहे हैं कल से बंद कर देंगे, है ना। तो पिछला बिजनेस पहले भी आपने इंडिया में काम किया था तो कब स्टार्ट किया था, कब, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन दिया जाएगा, कौन देगा डिक्लेरेशन, कि हमारे कोई भी डायरेक्टर या रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कोई केस वेस पेंडिंग, ठीक है, और कोई दूसरी इंफॉर्मेशन जो क्या लगती है उचित, आया, ठीक है। की पॉइंट्स क्या हैं, ध्यान से देखना। एक बात ये सिंपल सा समझ लेना, क्या फॉरेन कंपनी सेक्शन कौन सा है, 2 क्लोज 42, इसके ऊपर कितने सेक्शन एप्लीकेबल है, 379 से लेके 393। और फॉरेन कंपनी मतलब जो बॉडी कोऑपरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, में बिजनेस को क्या कर रहे हो, कंडक्ट। तो उस फॉरेन कंपनी को सेक्शन नंबर 380 क्या बोलता है कि FC1 किसके पास फाइल करना है, ROC के पास जो FC1 अटैच करेंगे उसके साथ डॉक्यूमेंट और लोगों की लिस्ट। डॉक्यूमेंट कौन कौन से, एड्रेस फॉरेन में, इंडिया में, डेट पहले कब ओपन किया था और कब क्लोज किया था, स्टेटमेंट की किसी के ऊपर कोई केस पेंडिंग, और लिस्ट किसकी, डायरेक्टर और सेक्रेटरी की। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स कौन से वर्डिंग में होने चाहिए, इंग्लिश, ठीक है, भेज दिया आपने। 379 क्या बोलता है, देखो दो सेक्शन याद करने, 379 और 380। 379 बोलता है कि अगर फॉरेन कंपनी के 50% शेयर्स किसी इंडियन के पास है, इंडियन सिटीजन, इंडियन कंपनी, वॉटएवर, 50% कंट्रोल कहां है, तो उसके ऊपर पूरा कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है, उसको इंडियन कंपनी की तरह माना जाएगा। लेकिन 50% कंट्रोल किसके पास है, फॉरेनर। इंडिया वालों के पास कितना कंट्रोल है, लेस देन, तो उनके ऊपर सिर्फ कितने सेक्शंस एप्लीकेबल है, 379 से लेके 390। जो आपने पढ़ा ना 379 से 393, वो कब, जब लेस देन 50% शेयर्स किसके पास हो, लेकिन अगर 50 या उससे ज्यादा इंडियन के पास हैं तो पूरा ही एक्ट। देखो ये कहां लिखा हुआ है, नीचे पढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 376 बोलता है कि फॉरेन कंपनी जब भी इंडिया में काम करना बंद करेगी तो इसका वाइंडिंग अप कैसे होगा, एज अ अनरजिस्टर्ड कंपनी। हमारे कंपनी लॉ में अनरजिस्टर्ड कंपनी का वाइंडिंग अप अलग से दे रखा है, तो उसके अनुसार होगा। 379 देखो आ गया, 50% शेयर्स किसके पास है मेरे बच्चे, किसी इंडियन के पास। किसके पास है मेरे बच्चे, तो उस केस में क्या होगा, उस कंपनी के ऊपर पूरा एक्ट एप्लीकेबल है, ये रहा पूरा का पूरा एक्ट क्या होगा, और उसको डीम्ड इंडियन कंपनी क्या मानेंगे। 381 सेक्शन बोलता है मेरे बच्चे कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, और आरओसी के पास क्या करना पड़ेगा, फाइल। आरओसी के पास क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 384 बोलता है फॉरेन कंपनी के ऊपर सेक्शन नंबर 71 किसका होता है, डिबेंचर। जैसे फॉरेन कंपनी ने इंडिया में डिबेंचर इशू किए तो जो इंडियन कंपनी के ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल है सेम टू सेम किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन नंबर 92 किसका होता है, एनुअल रिटर्न। किसका होता है, जैसे इंडियन कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल करती है उसी प्रकार फॉरेन कंपनी को भी क्या फाइल करना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न। 128 सेक्शन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे फॉरेन कंपनी के ऊपर
सॉरी इंडियन कंपनी के ऊपर सेक्शन नंबर 128 के बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं, सेम टू सेम किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इन शॉर्ट ये जितने भी सेक्शन से चार्ज के सेक्शन कितने होते हैं? 77 से इंस्पेक्शन के सेक्शन कितने होते हैं? 200-600। मतलब जो इंडियन कंपनी का इंस्पेक्शन होता है सेम टू सेम किसका होगा मेरे बच्चे? बोलो आया? अरे आया? ये इंस्पेक्शन के प्रोविजन, इंस्पेक्शन इंक्वायरी के। बोलो आया समझ में? ठीक है। अब एक और बात, अब मुझे बताओ, अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में सिर्फ ऑर्डर लेने आई है, ऑर्डर समझते हो? अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर लेने आई है, सिर्फ मीटिंग करने आई है, क्या करने आई है? या सिर्फ प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने आई है? क्या खरीदने बेचने आई है? तो क्या इसको प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बोलेंगे? मीटिंग तो आज करके शाम को चले जाएंगे हम। डायरेक्टर्स आए हैं अपने इंडिया के भी, डायरेक्टर बाहर दुबई जाके करते हैं मीटिंग, घूमने जाते हैं इस बहाने। फॉरेन के यहाँ आए हैं, तो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, FC1 फॉर्म, कमर्शियल एक्टिविटी करने आए हैं क्या? कुछ ब्रांच खोलने आए हैं क्या? तो इन तीनों सिचुएशन में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, और उसको FC1 फाइल करने की जरूरत। लेकिन आपने इंडिया में ट्रांसफर ऑफिस खोला है, शेयर ट्रांसफर ऑफिस। शेयर ट्रांसफर ऑफिस मतलब एक बिल्डिंग ले लिया आपने किराए पे, या एक ऑफिस ले लिया किराए पे, कि फॉरेन की कंपनी ने इंडिया में थोड़े से शेयर्स इश्यू किए थे, तो इंडियंस ने शेयर्स ले रखे हैं और इंडियंस को वो शेयर्स बेचने हैं, और उसको समझ नहीं आ रहा क्या फॉरेन जाएंगे बेचने, तो फॉरेन वाली कंपनी ने इंडिया में अपना एक ट्रांसफर ऑफिस, कि अगर आपका अपने शेयर्स बेचने हैं तो वहां ऑफिस में जाओ, वो काम करवा देंगे आपका। यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मतलब शेयर्स का रजिस्ट्रेशन, किसका रजिस्ट्रेशन? इसके लिए खोल रखा है। तो ये भी तो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है क्या? यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वहां जाते हैं, अपने शेयर्स बेच देते हैं। मतलब फॉरेन कंपनी से कम्युनिकेशन का एक चैनल है वो ऑफिस, कि आपका काम करवा के दे देगा। तो क्या माल बेच रहा है क्या? कमर्शियल एक्टिविटी प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं। लेकिन सेक्शन नंबर 386C बोलता है यस, उसको प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया मानेंगे। क्या मानेंगे उसको? प्लेस ऑफ बिजनेस इन। अगर तुमने शेयर ट्रांसफर ऑफिस या रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोला है, विल कॉन्स्टिट्यूट अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और FC1 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। आया? अगर तुम एक होटल के कमरे को किराए पे लेते हो, उसमें भी अगर ट्रांसफर ऑफिस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोलते हो, तो वो रूम भी क्या माने जाएगा? प्लेस ऑफ। बोलो आया? और कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? FC1। तो यहीं पे आपका टाइप्स ऑफ कंपनी कंप्लीट होता है। अब आगे का टॉपिक कौन सा है? MOA, AOA और इनकॉर्पोरेशन। ये अपन बाद में पढ़ेंगे, बाद में इन द सेंस कि एक कंपनी लॉ में भी आपके चैप्टर्स आते हैं, ठीक है ना, उसके साथ साथ पढ़ेंगे, मतलब पढ़ लेंगे, इसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा अपना? MOA, AOA और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी।